हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी यादव सर क्लासेस फन इन पाठशाला। और या सनी यादव सर यूट्यूब चैनल पर भी देख लेते हैं कई बार लोग मुझे, है ना। तो यार प्यार देते रहो यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। डट के पढ़ो, कॉपी किताब हाथ में लेके बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। 95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं आपको। साइंस में 95% दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, अगर तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो भैया लेक्चर 1 जिसने नहीं पढ़ा, प्लेलिस्ट बन गई है, चेक कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी का आज का लेक्चर 2 है, क्लास सेकंड बोल सकते हो, लेक्चर 2 बोल दो। तो आज हम लेक्चर 2 में जो पढ़ने जा रहे हैं विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कोई भी बल्ब, या जैसे कि मान लो ये रॉड जल रही है, तो ये रॉड जल कैसे रही है, ठीक है, क्या कारण है इसके जलने का। तो देखो, रॉड हो गया या बल्ब हो गया, मान लो मैंने इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया ऐसे। हम बात करेंगे नॉर्मल सी बैटरी की या सेल की। तो मैंने तुम्हें बेसिक सी कुछ बातें बता दी थी कि बैटरी का डंडा इस तरीके से बनाया जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, इस तरीके से लगाए। अब देखो यहां स्विच लगाए, ये एमीटर है। अब ये एमीटर क्या होता है मैं बता दूंगा। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस जो पता करती है कि इस वायर में करंट फ्लो कितना हो रहा है। एमीटर कौन सी डिवाइस है? डिवाइस मेजर करंट, मेजर करंट, ये बात याद रखना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं। ऐसी डिवाइस होती है एमीटर जो कि करंट मेजर करती है। आगे पढ़ाऊंगा भी, लिखा भी होगा, बल्कि इसमें ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे बॉक्स बना देते हैं। और इसे है ना, इसे वायर से जोड़ देते हैं ऐसे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव से। देखो ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है। सिमिलरली बल्ब पर भी दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव वाला और इधर से जाओगे तो ये नेगेटिव वाला। अब बल्ब देखो, जैसे ही मैं यहां पे स्विच ऑन करूंगा तो ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। यानी कि जैसे ही स्विच ऑन किया तार कनेक्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है, तार कनेक्ट होएगा तो यहां से करंट निकलेगा 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 और करंट बल्ब में से होके जाएगा और फिर से करंट वापस बैटरी में आएगा। तो ऐसे करंट फ्लो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल के बारे में जिक्र किया था। तो पॉजिटिव वाला जहां साइन होता है ये होता है हाई पोटेंशियल, जहां नेगेटिव साइन होता है ये होता है लो पोटेंशियल। मैंने पिछली क्लास में यह भी बताया था कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है ना, करंट फ्लो करता है, बताया था लाडले। तो कहने का मतलब क्या, करंट ऐसे 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 फ्लो करता रहेगा पूरे सर्किट में। तो सर्किट क्या है? अ कंटिन्यूअस पाथ फॉर करंट फ्लो, एक रास्ता है करंट का जिसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता रहता है। अ कंटिन्यूअस पाथ फॉर करंट फ्लो कंसिस्टिंग ऑफ अ पावर सोर्स, जिसमें पावर सोर्स होता है, जिसमें कंडक्टर होता है और लोड होता है। कंडक्टर का मतलब वायर एक कंडक्टर ही तो है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है इजीली, कंडक्टर। लोड क्या है? बल्ब जलाना है ना हमें, लोड भी हो सकता है इसमें, स्विच भी हो सकता है। तो बल्ब एक तरीके से लोड है, समझ रहे हो ना। करंट का लोड इस पे पड़ेगा तभी ये बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से लोड है ना। इसे भी लोड में गिन लेते हैं, इसे भी लोड में गिन लेते हैं। ये पावर सोर्स है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ फॉर करंट फ्लो, ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे कि बल्ब हो सकता है इसके अंदर, कुछ भी जला लो। एसी हो सकता है इस सर्किट में, फ्रिज हो सकता है, पंखा हो सकता है, फैन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, एक्सेट्रा। बहुत बड़ी वाली बैटरी भी हो सकती है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर एंड द स्विच टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, स्विच लगाया जाता है और कनेक्टिंग वायर्स तो होने चाहिए जिससे करंट फ्लो इजीली हो पाए। तो ये हो गया भैया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। बना लो, ये बनाना आना चाहिए आपको, बहुत आसान है, ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। चलें आगे, ओके। अब देखो कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे कि अब मैं बल्ब बार बार थोड़ी बल्ब ऐसे बनाऊंगा, है ना। अगर मेरे को मान लो बहुत सारी चीजें, बैटरी है तो असलियत में मैं बैटरी या सेल ऐसे थोड़ी बनाऊंगा,
कि भाई ये एवर रेडी का सेल है, मैंने बना दिया, बार बार नहीं बनाऊंगा ना। तो फिजिक्स क्या कहती है लाडले, कि हर चीज का सिंबल ले लो, एक सिंबल। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देखो, आपको दिख रहा है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं। बैटरी का सिंबल कैसे होता है, इस तरीके से, 2 सेल से ज्यादा होंगे इसमें, 3 भी हो सकते हैं ऐसे, तो ये बैटरी का सिंबल है। प्लग की या स्विच, स्विच का सिंबल कैसे होता है, ये ओपन स्विच है, ये वाला स्विच ओपन स्विच है। ओपन स्विच का सिंबल होता है लाडली इस तरीके का। अब इसमें डॉट मार दो, ऐसे डॉट, तो ये हो गया क्लोज स्विच। मतलब इसे, इसमें बिंदी मार दोगे तो तुमने बंद कर दिया स्विच। स्विच ऑन कर देते हो ना, ये उसी टाइप का स्विच है। स्विच ऑन करने का मतलब क्या, 2 तार जोड़ दिए, ठीक है, सर्किट कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया, ये भी पढ़ सकते हैं इस बात को। अब वायर जॉइंट, अगर 2 वायरों को जॉइंट किया है तो वो इस तरीके से दिखाएंगे हम, ऐसे, यहां पर जॉइंट है तो ऐसे, ठीक है, टी बना देंगे उल्टा, सीधा भी बन सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है ऐसे। तो इसको भी वायर जॉइंट ही समझना। अब एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा वायर ऐसे ले गए हम, तो इसका मतलब एक वायर ऐसे जा रहा है, देखो एक वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, दूसरा वायर कहाँ है, मान ले ये है दूसरा वायर, एक वायर ऐसे जा रहा है और एक दूसरा वायर इसके ऊपर से जा रहा है, ऐसे ऊपर से, कनेक्ट नहीं है, बस ऊपर से जा रहा है ऐसे, ऊपर से यूं। तो बस ये दर्शाने के लिए कि एक वायर के ऊपर दूसरा वायर जा रहा है। अगर ये ऐसे जाता तो यूं नहीं महसूस होता कि कनेक्ट है इससे, इसीलिए थोड़ा सा आर्क लगा देते हैं ऐसे कि भाई वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है बिना ज्वाइन किए। समझ गए लाडले? ओके सर, ओके सर। अच्छा, अगला देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम बार बार कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। अब हम आगे रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस या रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस या रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो चुक टू चुक टू चुक टू चुक टू, ऐसे। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों होता है, अभी अपने मन में दबा लो ये सवाल, अभी पढ़ने वाले हैं इसको जबरदस्त तरीके से, लक में से खींच लेंगे जान इसकी रेजिस्टेंस की। अच्छा, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, जिन्हें हम रियो सेट बोलते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कई किताबों में इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, पढ़ेंगे, बकायदा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। एमीटर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, रेजिस्टेंस तो पढ़ना है। एमीटर, एमीटर क्या होती है, अभी अभी बताया मैंने। अगर इस तरीके का आपको सिंबल मिलता है कहीं, एक तरफ पॉजिटिव साइन एक तरफ नेगेटिव साइन, तो इसको बोलते हैं लाला एमीटर। अब करंट किससे नापेंगे, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। वायर में कितने एम्पियर करंट है, 0.1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, कितना है, किससे नापेंगे, एमीटर से। डिवाइस जो कि करंट मेजर करती है, पता है कि नहीं, लिखा चुका हूं अभी थोड़ा। वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ लिया तुमने, वोल्ट मीटर कहीं भी दिखे इस तरीके से, ये क्या मेजर करता है, वोल्टेज। एक होता है गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, ये रहा लास्ट में गैल्वेनोमीटर, नहीं दिख रहा होगा, बहुत कम काम आएगा आपका अगर गलती से आपको दिख जाता है कहीं, इसीलिए लिखा रहा हूं मैं। गैल्वेनोमीटर का कांड क्या है, ये बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या कांड करता है भैया, स्मॉल करंट मेजर करता है। ये क्या मेजर करता है, स्मॉल करंट। ओके, मजेदार, समझ रहे हो प्यारे, स्मॉल करंट मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। ओके ओके ओके, आगे चलो आगे चलो। एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या है, अभी अभी पढ़ा हमने कि एमीटर को साफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टमीटर को इस तरीके से। एमीटर क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है ये सर्किट में। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज
बिटवीन 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट का वोल्टेज मेजर करता है। सिंबल क्या है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कनेक्शन, कनेक्शन इन सीरीज विद द सर्किट, जैसे कि मान लो ये सर्किट है, इसको इस तरीके से सीरीज में लगाया जाता है। अब ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, अगली 2-3 मिनट में बातचीत करेंगे। 2-3 मिनट में, या सॉरी 2-3 मिनट में क्यों करेंगे, अगली क्लास में करेंगे या इस क्लास के एंड में भी कर सकते हैं। बस ये याद रखो कि इसको सीरीज में जोड़ा जाता है इस तरीके से, और इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लो इस सर्किट का तार जा रहा है ऐसे, है ना, तो इसको इस तरीके से पैरेलल में जोड़ा जाता है यूं। समझ जाओगे तुम, अभी नहीं समझोगे ये बात, थोड़ी देर में समझ जाओगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी पढ़ेंगे हम। इसका लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस होता है मीटर का, लेकिन वोल्ट मीटर का बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। लो क्यों होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। ये तो पढ़ ही लिया हमने, इसको एम्पियर में मेजर करते हैं, इसको वोल्टेज में मेजर करते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो मतलब कुल मिला के तुम्हें ये 2 पॉइंट तो आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, पहला, ये तीसरा और चौथा वाला। चलो क्वेश्चन करते हैं एक, क्योंकि हम बार बार करंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ सर्किट हैज अ चार्ज ऑफ 20 कूलम मूविंग थ्रू इट इन 4 सेकंड। एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, इसीलिए करा रहा हूं। आगे बोल रहा है विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन द सर्किट इफ प्रेजेंट विल शो द करंट। एक कोई सर्किट है जिसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 20 कूलम चार्ज। तो जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है चुपचाप हलक में से खींच लो। मूविंग थ्रू इट इन 4 सेकंड, टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड। विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन द सर्किट इफ प्रेजेंट विल शो द करंट। कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट करंट मेजर करेगा और कितना मेजर करेगा। तो ऑप्शन देखो, वोल्ट मीटर मेजर करेगा, हट गलत, एमीटर, ये हो सकता है सही। एमीटर विल शो अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। आई, तो इसका तो जवाब तुम ऐसे ही दे सकते हो सर, इसका जवाब बी हो सकता है, पर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई चार्ज कितना है प्यारे, 20, समय कितना है 4, 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 5 एम्पियर, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो ली है इनसे, एमीटर विल शो अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यहाँ 5 होगा, 4 लिख दिया गलती से इन लोगों ने। ठीक है, तो इसको 5 कर लेना, वी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन मेजर करता है, एमीटर, तो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। हाँ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया था, ये नियम समझ जाओ। अब हम रेजिस्टेंस समझेंगे फिर। देखो, जैसे कोई तार है, कोई तार, ये कोई कंडक्टर है, करंट किस में फ्लो होता है, कंडक्टर में। सिल्वर का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आई करंट इसमें फ्लो करेगा कि नहीं। तो ओम ने पता क्या बताया, ओम ने पता क्या बताया था कि हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है वायर का, मान लो ये ऐसा मान लो, यहां हमने बैटरी जड़ दी ऐसे, ये स्विच ऑन कर दिया और इस जगह हमने बल्ब लगा दिया ऐसे। ठीक है, बल्ब। अब बल्ब कब जलेगा, जब इसमें करंट जाएगा। ठीक है प्यारे, कोई बात नहीं। अब हम जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा करंट निकलने की संभावना है। ये बात ओम ने बताई थी, क्योंकि जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी दोनों कॉर्नर पर, मतलब यानी कि ये वाला कोना या ये वाला कोना, ए पॉइंट बोल दो इसको, ये वाला कोना कौन सा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला है, यानी कि हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो मान लो ये जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा ये हाई पोटेंशियल होगा और उतना ज्यादा ये लो पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अब पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा तो करंट भी बहुत ज्यादा होगा। ये किसने बताई, ओम ने। तो ओम ने ये कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल जितना ज्यादा I उतना ही ज्यादा। ये तो पता ही है ना, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस
डेल्टा भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है आगे। आई मतलब करंट। ये जो साइन है प्यारे बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब बी जैसे जैसे बढ़ेगा आई भी बढ़ेगा। मान लो बी 2 गुना बढ़ाया तो करंट भी 2 गुना बढ़ सकता है। बी को 4 गुना बढ़ाया तो यहां पे करंट भी 4 गुना बढ़ सकता है। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। करंट थ्रू अ कंडक्टर, ये क्या है? कंडक्टर। करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। ये है एंड। तो अंग्रेजी में लिखी है वही बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पर हां, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। पता चल रहा है कि तुम है ना इसे गर्म कर रहे हो बार बार। रूम टेम्परेचर पे देखो तुम इस चीज को, पता चल रहा तुम हीटर पे गर्म करके देख रहे हो, फिर उसमें वोल्टेज बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर मत बढ़ाओ ना ही घटाओ, टेम्परेचर कैसा रखो? कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ओम्स लॉ वैलिड है? तुम कहोगे यस सर, ओम्स लॉ ऐसे टेम्परेचर पर वैलिड है जो बदले ना। 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वैलिड है, बात खत्म। तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आज सुन लो कान खोल के, बाद में भी सुन लेना कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, डेल्टा वी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा इक्वल आर आई। कई बच्चे इसको आर आई की जगह ये भी पढ़ सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ के अनुसार ये एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि सर ये आर क्या है? यहां आर क्या है? आर को पढ़ते हैं हम रेजिस्टेंस। आर को क्या पढ़ते हैं हम? रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आया। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर पर। जैसे कि सिल्वर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर का वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नहीं समझ नहीं आया सब कुछ? एक बार समझाओ। देखो बहुत ज्यादा चिकना सरफेस है, चिकनी सतह है, तेल फैला दो मान लो जमीन पे, मैं तुमसे कहूंगा तुम चलो, नहीं चल पाओगे। तेल फैला दिया टाइल्स के ऊपर तो तुम फिसलोगे ना प्यारे, क्योंकि सरफेस स्मूथ हो गया तो तुम घंटा नहीं चल पाओगे उस पर। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन इनसफिशियंट है। फ्रिक्शन पढ़ा है कि नहीं 9th में? फ्रिक्शन इनसफिशियंट है जिसकी वजह से तू चल नहीं पा रहा, फिसल रहा है बार बार और गिर जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उस तेल को साफ कर दो, थोड़ा रेत डाल दो या तेल के ऊपर रेत डाल दो थोड़ा सा, तो रेत क्या कर देगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो हमारे पैरों के और जमीन के बीच में एक फ्रिक्शन आ जाएगा तो हम आसानी से चल पाएंगे। इसी तरीके से फ्रिक्शन मतलब एक तरीके से घर्षण, रुकावट। उसी रुकावट की वजह से हम चलने के लिए तैयार हो पाते हैं, है ना। अगर बहुत ज्यादा चिकना सरफेस कर देंगे तो हम फिसल जाएंगे। इसी तरीके से वायर के अंदर बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना है, सही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? या तो आपस में टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो टकराएंगे ना। अब क्योंकि वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो वायर के मटेरियल्स भी होंगे, एटम भी होंगे बहुत सारे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन उनसे भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या है? रेजिस्टेंस जो है अंदर की मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिस वायर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कहीं ना कहीं एक रुकावट चाहिए, रुकावट बोल लो या कह लो कि एक मीडियम चाहिए चलने के लिए। तो जिस मीडियम में वो चलते हैं तो उसमें कुछ रुकावट भी आती है, उसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। थोड़ी थोड़ी फीलिंग आई, डेफिनेशन भी देख लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ओम्स लॉ, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे ओम्स लॉ, ये याद कर लेना, ओम्स लॉ, है ना। पहले पॉज करके ये सारी चीज लिखो, फिर मैं आपको रेजिस्टेंस सिखाता हूं। देखो प्रॉपर्टी, देखो डेफिनेशन तो तुम्हें बहुत छोटी याद करनी है। कोई पूछे रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है
जो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है, रजिस्ट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे होंगे अंदर, ठीक है, वो फ्लो तो होना चाहते हैं लेकिन टकराव की वजह से रुक जाते हैं, टक्कर खाते हैं, फिर बैक आते हैं, फिर आगे जाते हैं, इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की यानी कि मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है जो रजिस्ट करता है, रोकता है, रजिस्ट मतलब रोकना, रोकना, क्या रोकना, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के बिना करंट फ्लो भी नहीं होगा, और रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन की रुकावट भी होगी ठीक है, समझ गए कि नहीं। और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्यारे बच्चे, आर से, और इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा, हम ऐसा बनाते हैं। जैसे इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर कॉपर वायर है, तो कॉपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, समझ गए ना आप। अच्छा चलो ओम्स लॉ का एक बार रिवीजन करते हैं। ओम्स लॉ दोबारा से, ओम्स लॉ क्या है, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या ऐसा कह लो कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। सही है कि नहीं है। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां से आएगा डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, और ये आर क्या है, एक कांस्टेंट, ये आर क्या है, एक कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अच्छा अब यहां पे आर अगर आपको निकालना है तो प्यारे बच्चे ऐसे निकाल सकते हो, वोल्टेज आपको वायर के बीच का पता है, करंट का डिवाइड लगा सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आप तो बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, 1 2 3, तीन चीजें, तीन में से कोई भी दो दे रखी होंगी, एक पूछ लेगा, एक पूछ लेगा, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ लेगा, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ये फॉर्मूला याद रखो आप। अच्छा अब यहां पर ना हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ग्राफ किसका, डेल्टा वी और आई का। तो ग्राफ क्या है, वी वर्सेस आई का, वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो बड़े ध्यान से सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने 2 एम्पियर करंट बढ़ाया, कितना बढ़ाया, या मैंने ये बोला कि मैंने 2 वोल्टेज बढ़ा दिया, तो करंट कितना बढ़ गया, मान लो 2 एम्पियर बढ़ गया। मैंने बोला अब मैं 4 वोल्ट कर रहा हूं, मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। यही तो है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जू ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो बी वर्सेस आई का जो ग्राफ है वो आता है लाइडली स्ट्रेट लाइन। और यहां पे जो इसका ये थीटा एंगल, थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, बी, बी फॉर वोल्टेज, डेल्टा बी, ठीक है। बेस में कौन है, आई, आई फॉर करंट। अब इधर देखना ट्राइंगल देख, ये है आई और ये है वोल्टेज बी, तो बी अपॉन आई, ये तो बी है ना, वी, और ये तो आई है ना, तो डेल्टा वी अपॉन आई। और यही tan थीटा, यही रेजिस्टेंस कहलाता है। डेल्टा वी अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना यही tan थीटा ही रेजिस्टेंस है जब बी और आई का ग्राफ दे रखा हो। तो क्वेश्चन आते हैं इस पर, और क्वेश्चंस कैसे होंगे मैं भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलो पहला फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर। अगर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, सर tan थीटा इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन आई लिख सकते हैं, या tan थीटा की जगह रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा। सही है कि नहीं है, अरे बोलो हाँ कि ना, ठीक है, बात खत्म। अच्छा ये लिख लो पॉज करके, जल्दी जल्दी लिख। अब देख रेजिस्टेंस जो है, किसी भी वायर की रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, उसके लिए एक और फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि
रेजिस्टेंस आर। देखो ऐसा होता है जैसे कि मान लो ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, मैं दिखा रहा हूं, ये कोई कंडक्टर है, मान लो कोई पाइप है, कोई पाइप जितना ज्यादा चौड़ा होगा यानी कि जितना मोटा होगा उसमें से पानी उतनी तेज तो फ्लो होगा। तो ऐसा मान के चलो करंट ही पानी है, तो जितना ज्यादा एरिया लेंगे, एरिया ए, ये इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि पाइप जितना ज्यादा मोटा लेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझ रहे हो ना? अरे बोलो हाँ, समझ रहे हो पक्का? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो करना है तो एरिया ज्यादा ले लो। और ये L4 हो गई लेंथ, L4 हो गई लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, किसकी? कंडक्टर की। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो अब एक बात बताओ, अगर एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो हम क्या ये बात कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि एरिया अगर बहुत ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम, क्योंकि फिर इसमें जो पानी है वो आसानी से फ्लो करेगा ना, करंट जो है आसानी से फ्लो करेगा, रोकेगा क्यों? तो एरिया बहुत ज्यादा तो रेजिस्टेंस हो जाएगी कम, यानी कि रुकावट हो जाएगी कम, पानी जो है आसानी से फ्लो करेगा, इसी तरीके से करंट भी आसानी से फ्लो करेगा। तो ये बात याद रखना, पहला पॉइंट कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया का। ये लिखा है, दूसरा है, ये दूसरा है हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, दूसरा है यह हमारे टॉपिक के मुताबिक। अच्छा, पहला पॉइंट क्या था? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि जितना ज्यादा लंबा होगा पाइप या तार, पानी को उतनी ही देर लगेगी बाहर निकलने में, लगेगी कि नहीं? तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि रुकावट उतनी ज्यादा है। अरे जितना लंबा वायर, जितना लंबा पाइप, उतनी देर में करंट बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करती है वायर के। तो यहां पे यही लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, समझ गए? दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यह भी याद रखना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर, देखो शॉर्ट में लिखा दे रहा हूं, टेम्परेचर हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? रेजिस्टेंस घटे बढ़ेगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मतलब हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगे तो इसका मतलब है अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है लाडिले? एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। इनवर्सली उल्टा 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 होएगा, उल्टा होएगा, एक बढ़ेगी एक घटेगी, एक बढ़ेगी एक घटेगी, पप 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 पप। अच्छा, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस नेचर का है? सिल्वर का है तो अलग रेजिस्टेंस है, कॉपर का है तो अलग रेजिस्टेंस है, एल्यूमिनियम का है तो अलग रेजिस्टेंस है। तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अरे हाँ, तो अब इन दोनों चीज को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इस तरीके से मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मिला के ऐसे लिख लो इसे। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है लाडले तो एक और कांस्टेंट आता है जिसको ऐसे लिखते हैं ρL/A। तो एक नया फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। ये भाई साहब बहुत नया फॉर्मूला है। क्या है? R = ρL/A। अब साहब ये नया जो कांस्टेंट आया रो,
इसको क्या पढ़ेंगे, रो। इसको क्या पढ़ेंगे, लिख दे रहा हूं, ROH, रो। क्या पढ़ेंगे, रो। अच्छा देखो, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है ओम। इसको पढ़ते हैं ओम, मैं लिखाना भूल गया हूँ, अब लिख लो ओम। क्या लिखते हैं, ओम। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट को क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो, ओम, यानी कि ऐसे लिखेंगे, या और देखो R इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन आई। डेल्टा बी किस में नापते हैं, वोल्ट में, और आई किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो ये भी हो सकती है वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, ये जो नया कांस्टेंट आया है, नया चीज आई है, इसको क्या पढ़ेंगे, रो। इस शब्द को रो पढ़ेंगे, ग्रीक वर्ड है, जैसे ABCD होता है ना, ऐसे इसको रो बोलते हैं। बी को वी बोलते हैं, ऐसे ग्रीक में इसको रो बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब सर ये रेजिस्टिविटी क्या वाला है, ये भी समझना होगा। देखो ध्यान से सुनो, ये वायर क्या है, रजिस्टर। इसको पढ़ेंगे हम रजिस्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर का ये रजिस्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मान लो इसमें करंट फ्लो हुआ, तो रेजिस्टेंस तो उसकी प्रॉपर्टी है, जिसका फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रजिस्टिविटी। चलो आगे, पहले इसको लिखो रजिस्टिविटी, अब समझते हैं। देखो एक्चुअली में क्या है, इस रजिस्टिविटी को अभी समझेंगे, थोड़े से है ना रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। अभी अपने माइंड में ये डाल लो, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, जिसमें रो रजिस्टिविटी होती है। रो क्या है, रजिस्टिविटी, लेकिन मास्टर ने भी रजिस्टिविटी पे ब्रेक लगा दिया है। चलो, ग्राफ दे रखा है, स्टूडेंट प्लॉट बी आई ग्राफ। ओए होए, यहां पे देखो बी दे रखा है, यहां दे रखो आई दे रखा है, उल्टा दे रखा है इस बार। ये उल्टा है ग्राफ, जैसा मैंने बताया था, मेरा था बी वर्जेस आई का ग्राफ, और इन्होंने क्या दे रखा है इस बार, आई वर्जेस बी का ग्राफ। मेरे से उल्टा है, याद रखना। इस केस में क्या होगा, देखो, बी आई ग्राफ फॉर 3 सैंपल ऑफ निक्रोम वायर। कोई एक वायर है निक्रोम का, विथ रेजिस्टेंस R1, R2, R3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो निक्रोम वायर एक खुद कंडक्टर है, ठीक है, तो R1, R2, R3 में ये रिलेशन बताना है, क्या R1, R2, R3 बराबर हैं, या सबसे बड़ा R1 है, R2 छोटा है, R3 बड़ा है। तो ये पता करना है कि इस ग्राफ की मदद से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक बात बताओ, R इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन आई होता है कि नहीं। कोई एक ग्राफ पकड़ लो इसमें से, मान लो मैंने ये वाला पकड़ लिया, देखो ये कोई एंगल है थीटा, ये अगर आई है तो इसके सामने वाली ये लेंथ आई ही काउंट होगी। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो टेन थीटा बराबर आएगा आई, मतलब लंबाई हो गई आई करंट, और ये नीचे क्या है, वोल्टेज। तो टेन थीटा बराबर हो गया तुम्हारा आई अपॉन बी, इस ग्राफ की मदद से। मैंने जो लिखाया था वो तो बी अपॉन आई लिखाया, लेकिन ये ग्राफ क्या है, उल्टा, आई वर्सेस बी का। तो इसकी वजह से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आई अपॉन बी। ओहो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, टेन थीटा अपॉन 1, इसको उल्टा करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन आई। लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस ग्राफ की मदद से हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और बी अपॉन आई की जगह आ जाएगा आर। अब बड़े ध्यान से सोचो, यहां पे एंगल थीटा कौन सा ज्यादा है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है। तो बताओ सबसे ज्यादा एंगल किसका है, R3 का। अब ध्यान से सोचना, कॉट का रिवीजन करो तुम अपने माइंड में, कॉट 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 थीटा में थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो कॉट थीटा की वैल्यू घटती है। सर क्या यार पका रहे हो यार, याद करो, देखो कॉट याद करो, चलो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ। तुम बोलोगे सर 1√3 होती है सर, मैं कहूँगा अच्छा। कॉट 60 की वैल्यू बताओ क्या होती है, तुम कहोगे सर 1/√3 होती है, अगर तुम्हें याद होगी तो। तो इसका मतलब √3 बड़ा है और 1√3 छोटा है, 1/√3।
तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कॉट थीटा की वैल्यू कम हो रही है। तो यहां पे यही लिखा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉट थीटा की वैल्यू कम हो रही है, और कॉट थीटा की वैल्यू ही रेजिस्टेंस बता रही है। तो जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। इससे कम थीटा किसका है? थीटा 2। तो इससे कम कौन सी रेजिस्टेंस है? R1। सबसे कम थीटा किसका है? सबसे कम एंगल किसका है? R2 का। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सी है? R2। तो ऑप्शन ये वाला सही है। देखो R3 सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी कौन? R3। फिर उससे बड़ा कौन? R1। अरे यार मैंने ऐसे लिख रखा है, इनने बस ऐसा कर दिया है, R2 की तरफ ऐसे मुंह खोल दिया है, R1 फिर R3। कोई नहीं, इसका रिवर्स कर दिया है बस इन्होंने। तो देखो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यही समझने वाला क्वेश्चन था यहां। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो तो एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इफ अ रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ये 50 ओम होगा यहाँ पे, ठीक है, अधूरा अधूरा लिखा है यार, 50 ओम, एंड द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। क्या क्या दे रखा है? रजिस्टेंस आर दे रखा है 50 ओम, करंट आई दे रखा है 2 एम्पियर, और क्या दे रखा है भाई? वोल्टेज बी पूछ रहा है। तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? तुम बोलोगे सर हम तो लाएंगे बी इक्वल टू आई आर। सही बात है, बी हमें नहीं पता, आई हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है कितना आया? 100 वोल्ट। बी कितना आ गया? 100 वोल्ट। बात खत्म, ये आंसर हो गया। है आसान कि नहीं है? फॉर्मूले से करो यार क्वेश्चन, धीरे धीरे। अब यहां पे देखो, द रेजिस्टेंस हु बी आई ग्राफ इज गिवन बिलो। तो देखो इस बार ये V है, इस बार ये I है। तो अब क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस बताओ। तो B इक्वल टू क्या होता है? IR। तुम्हें ऐसे याद रखना है। तुम इस ग्राफ से देखो B पता कर सकते हो और I भी पता कर सकते हो। R निकालना है तो R को यहीं छोड़ दो, V इसका I का नीचे ले जाओगे तो डिवाइड लग जाएगा कि नहीं? अब देखो ध्यान से सोचना, 5 एम्पियर पर कितना वोल्टेज है? 3 वोल्ट। 10 एम्पियर पर 6 वोल्ट। तो तुम्हें ऐसे ग्राफ में देखना पड़ेगा कि 5 एम्पियर पे 3 वोल्ट है, 10 एम्पियर पे 6 वोल्ट है। तो कोई सा भी पकड़ लो, तुम एक पकड़ लो। मान लो मैंने ये वाला पकड़ लिया, तो मैं क्या कहूंगा? यार R बराबर होता है B अपॉन आई। उल्टा लिख दिया ऐसे घुमा के बस। तो देखो मैंने ये वाला पकड़ लिया, इसमें वोल्टेज कितना है? 6। वोल्टेज कितना है प्यारे बच्चे? 6 वोल्ट पे कितना है करंट है? 10। तो R बराबर 6/10, ऐसे लिख, 6/10 काटा कुटी कर, 3/5 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आया? 3/5 ओम। बी ऑप्शन। अब तू कहेगा सर अगर मैं पहला पकड़ लेता तो भी आंसर आ जाता। अबे आ जाता ना। देख बी कितना है? 3, आई कितना है? 5। तेरी मर्जी, कोई सा भी पकड़ ले। तू अगला पकड़ ले ऐसे 15 और 9 तो भी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 15 एम्पियर पर 9 वोल्ट है, या 9 वोल्ट पर 15 एम्पियर है। समझा बाबू? तेरी मर्जी, कोई सा भी पकड़ ले, आंसर सही आएगा। तो ग्राफ के क्वेश्चंस इस तरीके से करने होते हैं। है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगला अगला अगला। अब ये कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से 3 नंबर में। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। ओम्स लॉ को स्टेट करो और रेजिस्टेंस को डिफाइन करो। व्हाट इज मीन्ड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस, और 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? 1 ओम, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ वी आई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर एंड लिस्ट इट्स 2 इंपोर्टेंट फीचर। अब तो भाई साहब ये 5 नंबर का हो गया, जैसे इसने ग्राफ भी ऐड कर दिया तो ये 5 नंबर का हो गया। करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से सोचना कैसे करना है हमें।
तुम जब भी ओम्स लॉ लिखने जाओ, ओम्स लॉ, तो पहले हेडिंग डालना ओम्स लॉ, फिर लिखना इट स्टेट दैट, ये बताता है, इट स्टेट दैट करंट फ्लो इन कंडक्टर, करंट किसमें फ्लो होगा, कंडक्टर में, करंट फ्लो इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ वायर, अक्रॉस टू एंड्स ऑफ वायर। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन, चाहो तो लिख देना इतना लंबा, नहीं तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ये फालतू की चीजें ही नहीं लिखते, अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द वायर यहीं खत्म कर देते हैं डेफिनेशन, फिर भी ठीक है। अच्छा, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखोगे, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आई आर आएगा, और यहां लिखोगे हियर आर इज कांस्टेंट, हियर आर इज कांस्टेंट which is called resistance of wire, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखो एक क्वेश्चन को मैं पूरा करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, और यहां पे बी ऐसे मेंशन कर देना, बी क्या है यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा लिख देना तुम, ठीक है। आई क्या है यहां पे, करंट। अब तुम्हें चाहो तो डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस लिखो और उसकी ऐसा यूनिट लिखो। तो वैसे तो तुमने बता दिया यहाँ पे जो आर है वो कांस्टेंट है, जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। ऐसा यूनिट क्या लिखोगे इसकी, ऐसा यूनिट ओम, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये कह रहा है 2 नंबर का निपटा दिया आपने, अब ये कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस। देखो बहुत आसान है, और 1 ओम मैंने लिखा भी रखा है यहां पे, वो बात अलग है मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, लिख रखा है ये रहा 1 ओम, ठीक है, मुझे पता है ये पूछा जाता है। अब देखो तुम्हें कैसे लिखना है, तुम्हें ये डेफिनेशन नहीं याद रहेगी, मैं बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा, यहां पे सीख लेना चुपचाप 1 ओम कैसे लिखना है। 1 ओम लिखना कैसे, 1 ओम, पहले तो ये बताओ डेल्टा बी इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन आर कर लोगे कि नहीं, सॉरी क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसी को। तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या होगा, आई आर, कोई समस्या नहीं। अब रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा बी अपॉन आई लिख सकते हैं कि नहीं। अब तुम सीधे मैथमेटिकली लिखना, डेफिनेशन भाड़ में जान दो कि सर अगर हमें आर को 1 ओम लिखना है तो वोल्टेज भी कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, आई करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। और यहां लिख देना एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 ओम, ज्यादा जिसको याद नहीं होता वो ये कर सकता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 1 वोल्ट करंट फ्लो करेंगे तो उसमें 1 एम्पियर करंट होना चाहिए, तभी वो 1 ओम होगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से, इस तरीके से यही कहानी यहां लिखी है, देखो यही कहानी यहां लिखी है। When potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, a एम्पियर नहीं 1 एम्पियर, then resistance is 1 ohm, बात खत्म, ठीक है। तो चाहो तो इस तरीके से लिख दो, मैं तो बहुत सिंपल वे बता रहा हूं तुम्हें, मैं रटन विद्या वाला वे नहीं बता रहा हूं। कहां गया, मर गया क्या क्वेश्चन, हाँ। और देखो और क्या पूछ रहा है, ड्रॉ बी आई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर एंड लिस्ट इट्स 2 इंपोर्टेंट फीचर्स। तो तुम कहना देखो भाई साहब ओमिक ग्राफ बनाना है, ओमिक ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी वर्जेस आई, तो यहां पे लिख देना बी वर्जेस आई, ठीक है, ऐसे। तो ये बोलना कि जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ऐसे, यहां बी होगा यहां आई होगा। तो पहला फीचर क्या लिखोगे, पहला फीचर क्या लिखोगे, ये जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है, स्लोप मतलब ढाल, ठीक है, या यहां पे ये बोल दो थीटा।
पहला फीचर है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन टेल अस अबाउट रेजिस्टेंस, टेल अस अबाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हो। और यहां पे ये भी लिख सकते हो, दूसरा इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर। बहुत आसान है, दो फीचर्स लिख दो यार, है ना। यहीं से तो पता चला कि B/I करेंगे तो R आएगा, यहीं से तो पता चला कि रेजिस्टेंस यहाँ पे tan थीटा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को मार सकते हैं। थोड़ा टाइम लिया लेकिन अच्छे तरीके से मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन लिख सकते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढाल, ये ढाल है, ये मतलब अगर इसमें थीटा और ज्यादा होता तो इसका मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा होती, थीटा और कम होता तो रेजिस्टेंस और कम होती। तो ढाल क्या है, एंगल, एंगल जितना ज्यादा उतना ज्यादा ढाल। ढलान पे से गाड़ी जल्दी आ जाती है ना, एंगल बढ़ा के देख, एंगल बढ़ गया तो ढाल बढ़ गई, स्लोप बोलते हैं ढाल को। ठीक है, अच्छा तो हमने रेजिस्टेंस के ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस देख लिए, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर देख लिए, एक क्वेश्चन भी करके देख लिया जो बोर्ड में 4-5 नंबर का आ सकता है। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, क्योंकि हमने पिछली बात यहीं खत्म की थी, मैंने कहा था रजिस्टिविटी आगे बताऊंगा, तो अब वो टाइम आ चुका है प्यारे। रजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ेंगे रो। अब ये रजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, बहुत ही आसान है। देखो रजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी, अंदरूनी प्रॉपर्टी है, दैट मेजर्स इट्स अपोजिस, जो कि मेजर करती है, अपोजिस आएगा यहां, दैट मेजर्स इट्स अपोजिस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मेजर करती है कि भैया कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का कितना अपोज हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट मेजर इट्स अपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट इज डोनेटेड बाय रो, रो ऐसे रो। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ के चेंज होने से बदलती है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, बट इट इज चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। हाँ ये याद रखना हमेशा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। इसमें भी ये जो रो है वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। कांस्टेंट मतलब जो बदलता ना हो, जो बदलता ना हो, कांस्टेंट है। केवल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर और एरिया पर, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और यहीं से रो का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, R इंटू ए, और इस L का डिवाइड लगा दो, तो R इंटू ए अपॉन एल। अब इस फॉर्मूले को देख के ये मत जज कर लेना कि यार एरिया पे भी डिपेंड कर रही है रेजिस्टिविटी, लेंथ पर भी कर रही है, गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये वाली, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती, वो तो अंदरूनी प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मटेरियल बदलेगा तब रेजिस्टिविटी बदलेगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करोगे तब रेजिस्टिविटी बदलेगी। ना ही रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही ए फॉर एरिया पर डिपेंड करती है, एल फॉर लेंथ। खत्म करेंगे आज का लेक्चर, पर अभी नहीं। एक हमें यहां पे जो बात है वो बॉक्स में बंद करनी चाहिए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेजिस्टिविटी की, कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्यारे बच्चे ध्यान से देख, फॉर्मूले से पता चलेगा ये बात। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो मीटर से मीटर कटा। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, ओम मीटर। तो याद रहे हमेशा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। एमसीक्यूज में पूछ लेता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, लिख लो लिख लो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट मान के चलो, पहला दूसरा तीसरा, और ये चौथा पॉइंट। यही फॉर्मूला है, तुम ये फॉर्मूला याद करने मत बैठ जाना, इसी को याद कर लेना
और यहीं से रेजिस्टिविटी निकालनी है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, लेंथ का डिवाइड, बस। अब सारे थोड़ी याद करोगे, एक याद कर लो, इसी की ये पैदाइश है, कुछ अलग थोड़ी है ना। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। When a 4 volt बैटरी is connected across an unknown resistance, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, किसी अननोन रेजिस्टेंस से 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की जाती है, देयर इज अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज। बहुत आसान है। पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, वोल्टेज 4 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, अननोन रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस का कोई आइडिया नहीं है, करंट कितना है 100 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का डिवाइड लगाते हैं, ये बात याद कर लेना। तो यानी कि 1.10 यानी कि 0.1 एम्पियर, ऐसा यूनिट में ही आएगा आंसर। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, बहुत ही सिंपल सर, डेल्टा बी इक्वल टू क्या होता है आई आर, डेल्टा बी कितना दे रखा है 4, आई कितना दे रखा है 0.1 इंटू आर, इसका डिवाइड लगाओ 4/0.1 इक्वल टू आर, 4 में 0.1 का डिवाइड लगाओगे तो आंसर आएगा तुम्हारा आर इक्वल टू 40 ओम। अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो आया कि नहीं आया सर, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, रेजिस्टेंस पूछा बता दिया हमने, झटके से मटका फोड़ दिया। चलो अगला, ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो प्लीज। हाँ सर हम कैसे कर लेंगे, आप ही कराओ। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज ड्रॉन आउट so that its length is thrice its original length, find the resistance of the new wire। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान से सुनो। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है 10 ओम, इज ड्रॉन आउट, उसे निकाल दिया, सो दैट इट्स लेंथ इज थ्राइस इट्स ओरिजिनल, ओरिजिनल वायर की जो लंबाई है, ये मान लो ओरिजिनल वायर था जिसकी लंबाई थी एल, अब थ्राइस कर दिया यानी कि ओरिजिनल वायर की लंबाई से इसकी 3 गुना लंबाई कर दी, 3L कर दिया, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, तो न्यू वायर की रेजिस्टेंस बताओ क्या होगी, इसी को खींच के लंबा किया है प्यारे बच्चे। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि तुम्हें ड्राइव नहीं कराऊंगा, जरूरत भी नहीं है, याद करना है सिर्फ, आर न्यू बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। ये कब लगाना है, जब लेंथ में चेंज हो, when length of wire changed, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप अपने मन में रख लेना। तो आर दे रखी है, न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है इस वायर की, तो आर न्यू क्या आएगा एन स्क्वायर इंटू आर, एन मतलब कितने गुना, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टाइम्स, एन का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स, तो 3 आएगा। पुरानी रेजिस्टेंस कितनी थी 10 ओम, आर न्यू कितनी आई 3 3 9 इंटू 10 90 ओम, यानी कि अगर 3 गुना लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई 10 से 90 ओम हो गई, बी सेल ओवरकम, ठीक है। ये समझना पड़ेगा तुझे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करना है। अच्छा अगला क्वेश्चन, तो चल आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से ही फॉर्मूले हैं ये, हालांकि ये कि फॉर्मूला नहीं लग रहा तो तुझे महसूस नहीं होगा, लेकिन है इसी से, पता कर कैसे है। ये एक प्लास्टिक इंसुलेशन वाला कोई वायर है, ये मान ले अंदर आयरन का या कॉपर का वायर है, इसके ऊपर प्लास्टिक लेयर चढ़ा दी है, इसके अंदर कॉपर वॉपर निकलता है ना अंदर, ऐसे ही तो लिखा है प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंडेड अ वायर हैविंग डायमीटर डी एंड लेंथ एल, इसकी लंबाई एल है और डी ऐसे है। अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होगी, अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन द, क्या चीज बढ़ाएं हम इस वायर का, किसकी जो रेजिस्टेंस है वो घट जाए, डिक्रीज हो जाए। पहले भाषा समझो क्वेश्चन की, तो तुम कह सकते हो यार रेजिस्टेंस जो है क्या करनी है, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस घटानी है, तो हम क्या चीज बढ़ाएंगे, यही तो बोल रहा है। डिक्रीज इन द वायर, क्या इंक्रीज करें, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो तुम कहना कि भाई एरिया इंक्रीज कर दो तो रेजिस्टेंस अपने आप घट जाएगी, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, लेंथ एल नहीं, डायमीटर डी ऑफ द वायर, हाँ इंक्रीज क्या करें
डायमीटर डी ऑफ द वायर कर सकते हैं यार, डायमीटर डी। अबे डायमीटर डी इंक्रीज हो गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो अपने आप बढ़ जाएगा ना। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो रेडियस बढ़ेगी कब, जब डायमीटर बढ़ेगा। जब डायमीटर बढ़ा तो रेडियस बढ़ी, रेडियस बढ़ा तो एरिया बढ़ा, और एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गई। यही तो है लॉजिक। इसका मतलब क्या है, इस बात को लिख ले। यहां पे क्या होगा, डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ये लॉजिक है भाई साहब, ऐसे सोचना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये लॉजिक है, ये लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये तुझे खुद से करना है, खुद से। अब वायर हैज अ रेजिस्टेंस आर एंड रेजिस्टिविटी रो, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड कीपिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया द सेम। अगर हम लंबाई बढ़ा दें लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब यहाँ पे यार कंडीशन दे रखी है, तो चुपचाप ये वाला फॉर्मूला ना लगा दियो, यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू आर, गलत हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हम लेंथ डबल कर दें। तो देख आर इक्वल टू क्या लिखेगा, रो एल अपॉन ए, एरिया सेम यानी कि ये भी कांस्टेंट है, ये तो है ही कांस्टेंट, बदलती थोड़ी है रेजिस्टिविटी। तो आर किस पे डिपेंड है, केवल और केवल लेंथ पे। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो जैसे जैसे लंबाई एल बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड, क्योंकि लेंथ अगर डबल हुई है तो रेजिस्टेंस भी डबल। इसने साफ बोल रखा है क्वेश्चन में, कीपिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया इज द सेम। अब एरिया अगर सेम रखना है तो साला रेजिस्टेंस लेंथ पे ही तो डिपेंड करेगी बस। तो अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल, रेजिस्टेंस इज डबल। बहुत सिंपल। अच्छा सर फिर यार कंफ्यूज हो गया हूं अब मैं। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो फॉर्मूला ये कब लगाना है, जब आपको क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि एरिया जो है सेम है, एरिया बदलेगा नहीं। इसमें कहीं बोला है एरिया नहीं बदल रहा, कहीं नहीं बोला। अगर ये बोला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, तो इसका मतलब यह है कि एल से 3L अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना ही बढ़ती, 3R होती। समझा कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है हमें, तो हम ही बोल देंगे रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल। अगला, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ कीपिंग द लेंथ द सेम। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, लेंथ सेम है। इस क्वेश्चन को सही से करो, भाषा आप समझ गए होंगे, रो एल अपॉन ए, लेंथ भी सेम है। ये तो साला कभी बदलता ही नहीं, रो तो कभी बदलता ही नहीं। तो रेजिस्टिविटी किस पे केवल डिपेंड करेगी, एरिया पर। और इसने क्या कहा, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस, क्या होगा रेजिस्टेंस के साथ अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर देंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं, देख ये मार्कर है, ये मार्कर, ये वाला जो एरिया है इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये ऐसा समझ। ये जैसे कि बुक है, आज मैं तेरा ये वाला डाउट भी क्लियर कर दे रहा हूं। इसमें जैसे कि ये पाइप है, ठीक है, पाइप, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, सिर्फ ये एरिया जहां से करंट निकलेगा, ये जो छेद दिख रहा है तेरे को, मान ले ये, तो इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। इसे नहीं लिखना, ये सामने वाला एरिया बस क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ओके इधर देख, तो अगर एरिया बढ़ेगा, कहां गया मार्कर, ये चेंज हो गया यार। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस होगी कम, अगर एरिया होगा कम तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहां एरिया हुआ है हाफ, हाफ, तो कैसे सॉल्व करेगा, एरिया हुआ है हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर एरिया हाफ हुआ है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, समझा। तो आंसर होगा यहां बी का आंसर होगा रेजिस्टेंस डबल, डबल्ड। एमसीक्यूज में पूछ लेगा, भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला, व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टिविटी इफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज चेंज्ड। अब जब मटेरियल ही बदल दिया साला तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी।
बताया था ना, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल और टेम्परेचर। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज्ड। ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख देगा पूरा नंबर मिलेगा। रजिस्टिविटी चेंज्ड, बदल गई साहब। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं दो तीन। देखो चीजें खत्म करते हैं यार, फिर एक एक टॉपिक बचेगा, अगली क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक बड़ा है, ध्यान से पढ़। चल क्वेश्चन देख, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। डायमीटर कितना दे रखा है, 0.5 mm, निकाल ले। एंड रजिस्टिविटी, जो फॉर्मूला लिखाए हैं उन पे क्वेश्चन भी तो कराना पड़ेगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ पूछ रहा है। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, और एक और चीज दे रखी है रेजिस्टेंस। हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। चलो यहां पर दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो लेंथ बताओ, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना बदलेगी। रेजिस्टेंस में चेंज पूछ रहा है कब, इफ द डायमीटर इज डबल्ड, जब डायमीटर को डबल कर दिया है। डायमीटर को क्या कर दिया है, डबल। तो ये दो प्रश्न हैं, दोनों के आंसर देते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। आर इक्वल टू देखो क्या होता है, रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि यहाँ रो भी दे रखा है एल भी दे रखा है, एरिया आप डायमीटर से निकाल ही लोगे। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें, ये अगले क्वेश्चन अगले पेज पे करेंगे अपन। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, एरिया निकालना। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ डायमीटर दे रखा है लाडले तुम्हें। पहले यहाँ पे डायमीटर से रेडियस निकालोगे, पहले यहाँ पे क्या निकालोगे, पहले यहाँ पे डायमीटर से रेडियस निकालो। रेडियस क्या होगी, बच्चों की तरह d/2, डायमीटर का आधा, 0.5 mm बाई 2, इसको आधा करोगे तो आएगा 0.25 mm। अब mm को करना है मीटर में कन्वर्ट, ऐसा यूनिट में बेटा। तो 1 mm में पता कितना होता है, 10⁻⁻3, यानी कि 1000 का डिवाइड लगाना पड़ेगा यहाँ। तो जब तू 1000 का डिवाइड लगाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता है मीटर। तो ये आ गई रेडियस। ठीक है, तो एरिया कैसे लिखेंगे अपन, पाई 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, पेपर में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, रो की वैल्यू क्या है, जल्दी बोल, रो की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है वायर की, नहीं पता। एरिया कितना दे रखा है, पता है बेटा, कितना है, 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और साथ में ये पाई भी है, पाई मल्टीप्लाई 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर, अलग अलग कर ले, कोई समस्या नहीं। अब देख 10⁻³ का स्क्वायर करेगा तो ये -6 हो जाएगा, काटा कुटी कर। तो देखो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ इंटू एल। अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पता है ना तुझे, 10 ओम। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है इसमें काफ़ी। ठीक है, लेंथ, हमें लेंथ निकालनी है भाई साहब, चुपचाप अभी इसको यहीं रखा रहने दो। पाई की वैल्यू कितनी ले लें, 3.14। 0.25 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। ठीक है, अब लेकिन जब तू 0.25 इंटू 0.25 करेगा तो आएगा 625, लेकिन 1 2 3 4, 4 जीरो के या 4 डिजिट से पहले पॉइंट होगा ना, तो 1 2 3 ये ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले पॉइंट होना चाहिए। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, ये मत कहना कि नहीं की। इसको लिखेंगे हम .0625, और ये 10⁻³ का कर लोगे तो -6, इसको इससे काटो
तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -2। ठीक है, अब लेंथ निकालनी है, तो देखो इस चीज़ का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पूरा, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ कर दो और इसका यहाँ कर दो। तो ये अगले पेज पे करते हैं अपन। 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.0625 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 इक्वल टू लेंथ। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करो। देखो अब सॉल्व करना है बस। अब क्या है, मैं जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना करके कैलकुलेटर से। तुम्हें कैलकुलेटर से नहीं करना लेकिन, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई पॉइंट मल्टीप्लाई 0.0625 सही है, डिवाइडेड बाय 1.6, तो 1.22 मीटर आएगा। ये कितना आएगा? 1.22 मीटर। तो ये आंसर आया भाई सब लेंथ का। कुछ नहीं किया, बेसिक मैथ है, कैलकुलेशन है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए लगा दिया, यही फिजिक्स है। फिजिक्स केवल इतनी है। तो अब अगले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे बिना उसकी लंबाई बदले तो रेजिस्टेंस पे कितना बदलाव आएगा? तो देखो पहले तो ये लिखो, ओल्ड रेजिस्टेंस कितनी है? R ओल्ड, बताओ कितनी दे रखी है? 10 ओम, यही तो है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम। अब चेंज क्या हो रहा है? क्वेश्चन में बोला है डायमीटर डबल हो रहा है। डायमीटर डबल, डायमीटर अगर किसी चीज का डबल हो रहा है तो रेडियस अपने आप डबल हो जाएगा। अरे हाँ भाई, रेडियस क्या हो गया? डबल। इसका मतलब अगर R ओल्ड है, R मतलब पुराना वाला रेडियस है R, तो R न्यू कितना हो गया लाडेले? 2R। कोई समस्या नहीं। तो R ओल्ड के लिए क्या लिखोगे तुम प्यारे बच्चे? ओल्ड रेजिस्टेंस के लिए लिखोगे रो L अपॉन ए ओल्ड। लेंथ चेंज नहीं हो रही, लेंथ वही है, लेंथ सेम है। R न्यू के लिए क्या लिखोगे? मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा तो रो तो ऐसे ही रहेगा, L भी ऐसे ही रहेगा, ए न्यू। ये पहली इक्वेशन हुई, ये दूसरी इक्वेशन हुई। पहली इक्वेशन का दूसरी में क्या लगा दो? डिवाइड। तो जैसे ही तुम डिवाइड लगाओगे तो ये आएगा R ओल्ड अपॉन R न्यू। और बड़े ध्यान से देखो, ये इससे कट जाएगा ऐसे, रो L अपॉन ए ओल्ड अपॉन रो L अपॉन ए न्यू। ऐसे डिवाइड लग जाएगा ना, रो L से रो L गया, तो ए न्यू तो बेचारा ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे, और ये इधर आ जाता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देख बच्चे, बहुत प्यार से करा रहा हूं मैं। R ओल्ड अपॉन R न्यू बराबर एरिया न्यू अपॉन एरिया ओल्ड। ओल्ड रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है? 10 ओम। न्यू का कोई आइडिया नहीं। न्यू एरिया का आइडिया है? हाँ भाई, क्या लिख सकते हैं? पाई 2R का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ही है। ओल्ड एरिया क्या लिख सकते हैं? पाई R का स्क्वायर, पाई से पाई मरा, 10 R न्यू। 2 2 जा कितना हो गया? 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ 10, 4 को नीचे ले आओ, R न्यू। 4 से कटा तो नई रेजिस्टेंस कितनी आई? 4 से कितनी बार कटेगा? 2.5 बार। तो R न्यू आ गई 2.5 ओम। इसका मतलब ये हुआ, अगर रेजिस्टेंस का एरिया 4 गुना बढ़ा है, हम डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते थे इस बात को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, केवल डिपेंड किस पे करेगी? एरिया पे। तो अगर एरिया 4 गुना बढ़ा है तो रेजिस्टेंस जो है 4 गुना कम हो जाएगा। यानी कि अगर ओल्ड रेजिस्टेंस 10 है तो इसमें 4 का डिवाइड लगा दो बस, 2.5 सॉरी। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे डायरेक्ट, पर आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस तरीके से करना है। लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस रखो, देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं इसमें। इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम
इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली आर। हमारे पास 4 केस हैं वायर के। अब इसमें हमें मिनिमम रेजिस्टेंस कम मिलेगी, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी। तो बड़े ध्यान से देखो, जब भी वायर की रेजिस्टेंस लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड करे तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, रो एल अपॉन ए। तो इसका मतलब अगर मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए हमें तो एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए। पूछो क्यों? जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, लेंथ। मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए लेंथ सबसे कम होनी चाहिए। तो वो वाला ऑप्शन देखो जिसमें लेंथ क्या है, मिनिमम है, और एरिया क्या है, मैक्सिमम है। तो देखो एरिया होना चाहिए मैक्सिमम और लेंथ होनी चाहिए मिनिमम। तो वैसे तो इसमें देखो तुम्हें सबसे कम लेंथ दिख रही है और इससे भी कम लेंथ दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, पर यहाँ पे एरिया जो है मैक्सिमम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डायमीटर बहुत छोटा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है आपको एरिया को, एरिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है भाई साहब। क्योंकि एरिया में क्या होता है, जब तुम एरिया सॉल्व करोगे तो देखो पाई आर स्क्वायर आता है ना, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो साला रेडियस अगर हमने छोटा वैल्यू भी रखा तो उसका स्क्वायर होकर बड़ी हो जाएगी, वो और बड़ी हो जाएगी। तो एरिया जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी। तो कहने का मतलब क्या, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डायमीटर कितना है, 4D। समझ रहे हो ना, 4D यहाँ पे डायमीटर है। सबसे ज्यादा डायमीटर है तो सबसे ज्यादा एरिया यहीं आएगा। जितना ज्यादा डायमीटर उतना ज्यादा एरिया, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे सोच के लगाना है जल्दी से। चलें आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ और कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर और होंगे इसके, फिर इसे खत्म कर देंगे, ठीक है।